हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज है 15 अगस्त। तो 15 अगस्त की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज का स्वतंत्रता दिवस आप सभी के जीवन में खुशहाली तो ला ही रहा है और आशा करता हूं कि आगे भी हमारा देश ऐसे ही प्रगति करता रहेगा। पर सबसे बड़ी बात मेरे दोस्त, बात होती है स्वतंत्रता की, तो आप देश के हिसाब से तो स्वतंत्र हो, लेकिन क्या सच में आप पारिवारिक रूप से, फाइनेंशियली रूप से, सोशली क्या आप स्वतंत्र हो। मान लो आज आपको एक नया मोबाइल खरीदने के लिए जाना है, तो आप उसके लिए 1 महीने की बचत करते हैं और अपने बोनस का उपयोग अपने दोस्तों या परिवार के साथ यात्रा करने के लिए करते हैं। तो आप इस बात से काफ़ी हद तक संतुष्ट हैं कि आपका जो लक्ष्य है और जो आपने सोचा था वो हो गया। पर आप ये देखिए कि ये जो आपके लक्ष्य हैं वो क्या लंबे समय के लिए हैं? नहीं है। आपने एक सेविंग करी, सेविंग करके आपने कुछ चीज़ जो आपके मन में चल रहा था वो ले ली, तो आपकी सेविंग तो खत्म हो गई और फिर आप अपने जीवन में लग गए। तो इस चीज़ से हो क्या रहा है, आप जब तक कमा रहे हैं तब तक आप कोई भी चीज़ का आनंद उठा पा रहे हैं, लेकिन आपके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं बन पा रहा जिससे हम बोल सकें कि भैया आप बिल्कुल वित्तीय रूप से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो इसी के लिए है कि हम अपने सभी छोटे और बड़े लक्ष्यों को कैसे पूरा करें और इनको पूरा करने के लिए हमें कैसी क्या प्लानिंग करनी चाहिए जिससे कि हम बोल सकें कि भैया आज हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। जब हम बात करते हैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, तो हम बात कर रहे हैं वित्तीय स्वतंत्रता की, जिसमें मुझे कल को कुछ हो जाए या फिर मैं यदि काम ना भी करूं तो इस तरीके से मेरा एक सिस्टम जनरेट हो जाए कि जिससे कि मुझे कंटिन्यू आय आती रहे। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये वित्तीय स्वतंत्रता होती क्या है। वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब है कि उन निर्णयों के वित्तीय परिणामों के बारे में हम बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त हुए बिना जीवन का निर्णय ले सकें, क्योंकि जीवन में आने वाली हर परिस्थिति के लिए आपको वित्तीय रूप से तैयार होना है। जैसे कि आप पे कोई कर्ज ना हो, आपके पास बैंक में पैसा हो और आपका निवेश जो है वो आपको कमा के दे रहा हो। दूसरे शब्दों में मैं यदि बोलूं तो अभी क्या हो रहा है, आप वित्तीय मतलब आपके पैसे को नियंत्रण में रखने के बजाय पैसा आपको नियंत्रण में रख रहा है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आपको मान लो कोई चीज़ करनी है, तो आपको ये सोचना पड़ रहा है कि ये चीज़ मैं करूँ या ना करूँ। क्यों सोचना पड़ रहा है? क्योंकि आपके पास उतना पैसा नहीं है। तो पैसा आपको कंट्रोल में कर रहा है, ना कि आप पैसे को खुद कंट्रोल में कर रहे हैं। तो हमारा जो दीर्घकालीन मतलब जो लॉन्ग टर्म जो हमारी प्लानिंग है वो ऐसी होनी चाहिए कि हम पैसे को कंट्रोल कर पाएं। आप समझ रहे हैं ये चीज़। तो जब आपके पास वित्तीय स्वतंत्रता होगी तो हम क्या करते हैं, हमको शांति होती है, हमारे पास विकल्प होते हैं। आपको आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है। आपका जो बैंक खाता है, ऐसा लग रहा है कि भैया आपको कोई चीज़ कहीं पर खर्च करनी है ना, तो ये सारी चीज़ें के लिए स्वतंत्रता आपके पास होगी। तो वो कैसे होगी आज के हम इस वीडियो में देखेंगे। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स पर डिस्कस करूंगा जिससे आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और जो मैं 100% श्योर हूँ कि ये चीज़ें जो पॉइंट्स हैं वो आपको पूरे लाइफ में यूज़ होंगी। और इससे पहले आप समय लीजिए, फटाफट कॉपी पेन लेके आ जाइए, क्योंकि ये जो वीडियो है कोई इंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है, ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदलने वाला वीडियो है। तो फटाफट कॉपी पेन पे जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ उसको नोट कर लेना। यदि आपने नोट नहीं करा तो बिल्कुल मैं 100% कह रहा हूँ दोस्तों, आप अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट की ओर अभी सोचना भी शुरू नहीं किए। तो आज ये कसम खाइए कि आपको लाइफ में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है। अब वो कैसे बनना है मैं आपको आगे बताता हूँ। फटाफट शुरू करते हैं। तो पहली चीज जो आपको करना है दोस्तों, वो आपको करना है कि बजट बनाना आपको सीखना है कि आप कैसे बजट बनाएं। तो मान लो आपके पास अपने पैसे के लिए कोई योजना नहीं है, तो आप बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके बजाय आप स्वयं सोचेंगे कि हर महीने के अंत में आपका पैसा कहाँ चला गया। तो इसका मतलब ये वित्तीय स्वतंत्रता है ही नहीं। आप वित्तीय आपदा का एक कारण बन रहे हैं कि आगे आपके पास पैसा नहीं है तो आपको आपदाएं आएंगे ही आएंगे। यदि आप बजट पर नहीं रह रहे हैं तो वित्तीय स्वतंत्रता बिल्कुल असंभव है। आपको अपना पैसा बताना होगा कि कहाँ जाना है, अन्यथा आप ये मान के चलो आप दंग रह जाएंगे कि आपका पैसा गया कहाँ। महीना शुरू होने से पहले आपके रुपए को कहाँ जाना है, क्या करना है, पूरे खर्चे पे आपको नजर रखनी है। आपको कुछ क्षेत्रों में लगातार अधिक या कम खर्च करने हैं, समझ रहे हो आप। और जो जो आपको लगता है कि भाई इन क्षेत्रों में मेरा ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तो आपको उस पर बजट बना के लिख के देखना है कि भाई क्या मैं इन खर्चों को कम कर सकता हूँ। अब अपने पैसे को सही रास्ते पर लाने के लिए बजट बनाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब ये चीज़ यहीं समाप्त नहीं होता। जब एक बार आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेते हैं तब भी आप हर महीने एक बजट बनाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितना पैसा बचाना या बचा है, आपको हमेशा बजट बनाने की प्लानिंग करती रहनी है।
आपके पास भले ही कितना पैसा हो, हमेशा बजट बनाओ, उसके बाद ही डिसीजन लो कि भैया इस पैसे को मुझे कहाँ कैसे क्या खर्चा करना है। अब जैसे कोई भी बड़ी चैंपियनशिप होता है, वो कोई ऐसे ही नहीं जीत जाता। जैसे इंडिया का जो वर्ल्ड कप है, इंडिया ऐसे ही नहीं जीत गया, समझ गए आप। तो इसी तरह जो वित्तीय स्वतंत्रता है, फाइनेंशियल फ्रीडम है, वो ऐसे ही नहीं मिल जाएगी आप, बिल्कुल उसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो एक उद्देश्यपूर्ण सेविंग के लिए बजट बनाना पहला कदम है। विश्वास के साथ बजट बनाना शुरू करें और आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसमें मैं आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाने में आपकी पूरी मदद करूंगा। बदले में आपको बस इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने मन को काबू रखकर अपने आप को बैलेंस करना है। जो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये आपको बहुत बार किसी ने बताया भी होगा, लेकिन बात है कि क्या आप उसको अपने जीवन में ला रहे हैं या नहीं। तो पहली बात खत्म हो गई कि अपना बजट बनाएं। दूसरी पे आते हैं। दूसरी बात है कि अपने जीवन से कर्ज को उतारें। अब मान लो आपके पास क्रेडिट कार्ड, एजुकेशन लोन या कार लोन जैसे कर्ज हैं, तो इसे रोकने का अब समय आ गया है। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी मेहनत की कमाई के हजारों रुपए हर महीने बैंकों और कर्जदाताओं को कर्ज के रूप में भुगतान ही करते रहेंगे, तब आप किसी भी वित्तीय स्वतंत्रता की बात कर ही नहीं सकते। तो वित्तीय स्वतंत्रता के लिए सबसे पहले है कर्ज उतारो। अब बाजार में गिरावट, महंगाई, आपका भविष्य, इन चीज़ों से निपटने के लिए ऐसे व्यक्ति की संगत में जाएं जो आपसे अच्छे पैसे को मैनेज कर रहा हो, आप उसके साथ काम करें। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, जो आदमी आपको लगता है कि वो सफल है, आप उस आदमी की संगत में जाएं, उसके साथ बैठें, तो आपको अपने आप आइडिया आने लगेंगे कि भैया मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं। आप ऐसे फालतू लोगों के साथ बैठेंगे तो आप अपना समय भी बर्बाद कर रहे हैं और आप साथ ही वैसे उसके जैसे ही बन जाएंगे। जैसे आपने सुना ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो इसी तरह मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि अच्छे लोगों की संगत करें। आपकी आय आपके धन निर्माण का सबसे शक्तिशाली साधन है, ये तो आप मानते हैं। अब यदि आपको क्रेडिट कार्ड बिलों या एजुकेशन लोन, होम लोन भुगतान के बीच बचे हुए टुकड़ों से ही काम चलाना है, तो आप कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर जाएंगे? तो कर्ज ही है जो आपकी लाइफ में सबसे बड़ा रोड़ा है। अपना कर्ज चुकाने से आपको ऐसी संपत्ति बनाने की नींव रखने में मदद मिलेगी जो टिकेगी। आपके कर्ज से निपटना शुरू करने से पहले ये सुनिश्चित करना है कि मान लो आपने 1,000 रुपये बचा लिए और आपात स्थिति के लिए अलग रख दिए, तो आप नहीं चाहेंगे कि कोई आपातकालीन खर्च आपकी प्रगति में बाधित बने। बिल्कुल सही है। अब अधिकांश लोगों को ऐसा लगता है कि जब वे बजट बनाना शुरू करते हैं तो उन्हें वेतन वृद्धि मिल जाती है बीच बीच में, राइट। तो ये आपके लिए एक अच्छी खबर है। अब मान लो आपको बोनस मिल गया, तो अब उस छोटे से बोनस से आप क्या करें, उस कर्जे को चुकाने की कोशिश करें ताकि वो कर्जा आपका जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। अब लोग क्या करते हैं, इसी काम से बोनस मिला चलो घूमने चलते हैं। तो ऐसे तो भैया आपका कर्ज चुकाना बहुत कठिन है, आप समझ रहे। तो ऐसे ही हर महीने जो आप पैसा लाते हैं उसे वास्तव में अपने पास रखने से या उस पैसे को खर्च करने से आपका कर्जा खत्म नहीं होगा, बाकी बढ़ता जाएगा। अब मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। मेरे एक दोस्त के पास 5 लाख का कर्जा था। उसकी सैलरी थी 25,000 रुपये महीने और कर्जा था तो बिल्कुल वो किस्त देता होगा, तो उसकी एक ईएमआई थी 8,000 रुपये की। घर का खर्चा था करीब करीब 12,000, तो इसका मतलब 20,000 रुपये उसका महीने का जाते ही जाता था एवरेज। तो उसके पास करीब करीब 5,000 रुपये बच जाते थे। तो वो क्या करता था, 5,000 रुपये की अब उसको सेविंग करना था। उसने कहीं से सुन लिया होगा कि सेविंग करो सेविंग करो, तो उसने आधा ज्ञान लिया और उसने क्या करा, 5,000 रुपये की एफडी कर दी। तो हर महीने वो एफडी करता था। कहने को तो वो साल का 60,000 रुपये बचा लेता था एफडी से, तो उसमें उसको करीब करीब 2,000 2,200 का ब्याज मिल जाता था। तो वो खुश होता था, देखो मेरा 60,000 रुपया 62,000 हो गया, अगले साल और हो जाएगा। पर दूसरी ओर वो ईएमआई में 72,000 रुपये भरता था, जिसमें कम से कम उसको ब्याज आता था 9,000 रुपये। मतलब 72,000 रुपये यदि उसने भरे हैं तो 9,000 रुपये तो वो ब्याज में ही चले गए। तो देखा जाए तो कटा सिर्फ कितना, 63,000। तो देखा जाए तो वो दूसरी जगह से ब्याज से कमा रहा है सिर्फ 2,000 रुपये, 2,200 रुपये, और दूसरी जगह 9,000 रुपये ब्याज में बढ़ रहा है। तो अब आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि इसमें वो कोई कमाई नहीं कर रहा। 5,000 रुपये की जो बचत हो रही है, वो यदि उससे अपनी लोन को जल्दी भर देता तो उसका जो आने वाला ब्याज है वो भी बच जाएगा और कर्जा भी खत्म हो जाता। तो देखा जाए तो आपको बहुत सोच समझ के प्लानिंग करनी है। आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है अपने कर्जे को उतारने पे, है ना। और इसमें दोस्तों मैंने अभी महंगाई दर को तो काउंट ही नहीं करा, क्योंकि यदि आप एफडी कर रहे हो तो एफडी में जितना ब्याज मिल रहा है उससे ज़्यादा तो आपकी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। आप खुद सोचो कि आज से 3 साल पहले आपका लोहा कितना था और अब कितना है। आपसे 3 साल पहले आपका दूध कितना था, अब कितना है। आप यदि एफडी का पैसा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, मान लो आपने एफडी में 50 रुपये रखे होते और 3 साल बाद 50 रुपये निकालते, तो मान लो 3 साल पहले आपको 50 रुपये में 1 लीटर दूध मिलता था।
मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अब वो 3 साल बाद जब आप पैसा निकालते उस पैसे से ना आप अब 1 लीटर दूध नहीं खरीद सकते। तो देखा जाए तो आपने अपने पैसे को बनाया नहीं, आपने अपने पैसे को कम कर लिया एफडी में। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ये मैं बहुत क्लियर कट कह रहा हूँ। तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आपके कर्जा उतारने पे। आपको एफडी सेविंग करना ज़्यादा नहीं है। कब? जब आपके पास कर्जा हो। ये चीज़ समझ गए? तो अब क्या आप कर्ज मुक्त यात्रा के लिए तैयार हैं? यदि हाँ, तो अब तीसरा पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट ये है मेरी तरफ से सजेशन कि आप अपना वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करें। वित्तीय लक्ष्य का मतलब है कि आप हर किसी बंदे का टारगेट होता है कि भैया मुझे इतना पैसा अपने पास रखना है, उससे मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊँगा। अब एक गाँव में बंदा रह रहा है यार, रोजी उसके पास 5 लाख रुपए की भी सेविंग हो तो वो आसानी से ज़िंदगी काट लेगा। अब वही बंदा शहर में हो तो उसके पास यदि 15 लाख की सेविंग हो तो आराम से ज़िंदगी काट लेगा। किसी और बड़े शहर में किसी के पास 1 करोड़ की सेविंग हो तो वो ज़िंदगी काट लेगा। मैं ज़िंदगी काटना कह रहा हूँ, ज़िंदगी को जीने की अभी तो बात ही नहीं हुई। तो वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने का सपना हर कोई दे, ये एक बहुत अच्छा सपना है, लेकिन लक्ष्य के बिना सपना पूरा नहीं होता है। इसलिए आपको सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित करना है। जैसे पहला लक्ष्य कर्जे से छुटकारा पाना या रिटायरमेंट के लिए बचत करना। वित्तीय स्वतंत्रता की आपकी यात्रा में ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपके काम को करने के लिए आपको प्रेरित करते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पास आगे बढ़ने के लिए कोई अच्छा लक्ष्य है? यहाँ ऐसे लक्ष्य निर्धारित करने के लिए मैं आपको कुछ तरीके बताने जा रहा हूँ जो वास्तव में काम करते हैं, और मैं आपको सच बताऊं ये तरीके मैं खुद अपना रहा हूँ। अब सबसे मेन चीज, अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहो। अपने लक्ष्यों को मापने योग्य बनाएं। मतलब आपका जो लक्ष्य है आप उसको देख पाएं कि क्या मैं उस लक्ष्य की ओर जा भी रहा हूं या नहीं। अपने लक्ष्य को एक सीमा दें। ये नहीं है कि भैया सपना देख लिया जिंदगी खत्म हो गई, सपना ही खत्म नहीं हो रहा। तो उसको एक सीमा दें कि आपको ये लक्ष्य कितने साल में पूरा करना है, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, इस तरीके से सीमा दें। फिर सुरक्षित करें कि आपके जो लक्ष्य हैं क्या वो सच में प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अब भैया लक्ष्य बना लिए मुझे अंबानी बनना है, काम कुछ कर नहीं रहे तो कहाँ से वो लक्ष्य पूरा होगा? तो पहले ये सुरक्षित करना है, सुनिश्चित करना है कि भाई जो आप लक्ष्य सोच रहे हो वो आपसे पॉसिबल है या नहीं। उदाहरण के तौर पे आप मान लो विकलांग हो और आपने लक्ष्य बना लिया भाई मुझे दौड़ना है। भाई तो भाई जब तेरे पास कैपेबिलिटी नहीं है तो वो लक्ष्य मत बना। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान देना है कि वो लक्ष्य आप सच में कर सकते हैं या नहीं। मेहनत तो आपको करनी ही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने लक्ष्य को लिखित में रखें। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, आप खुद सोचिए, आप दिन में, आज की डेट में रील्स लोग बहुत देख रहे हैं। आप दिन में 500 रील्स देख लेते हैं। मैं यदि आपको अभी आपसे पूछ लूँ ना कि आपने पिछले 50 रील्स कौन सी देखी हैं, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आप नहीं बता पाओगे आपने कौन कौन सी रील्स देखी है। लेकिन वहीं आपने यदि अपने लक्ष्य को कहीं पे लिख के रखा है तो आपके दिमाग में वो हमेशा घूमता रहेगा कि हाँ यार ये मेरा लक्ष्य। आप समझ रहे हैं? तो मान लीजिए कि आप वास्तव में कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं। तो मान लो कि आपका कर्जा है 2 लाख रुपए, अब आपको कर्ज मुक्त होना चाहिए। तो अब दूसरा क्या है, अब हमने पहले क्या किया था, अब मैं पॉइंट्स को गिनाता हूँ। सबसे पहले आपने लक्ष्य सोचा। लक्ष्य क्या है कि मेरा कर्जा मुझे चुकाना है जो 2 लाख का है। फिर मैंने बोला क्या, अपने लक्ष्य को मापने योग्य बताएं। तो मतलब ये कि भाई वो लक्ष्य हो सकता है या नहीं। तो देखा कि हाँ भाई कर्जा 2 लाख का है, अब चुकाना तो है, चुक सकता है। तो अब आपने फिर अपने लक्ष्य को सीमा दें, समय सीमा दें। तो हमने सोचा कि भाई ये कर्जा मैं कैसे चुका सकता हूँ और कब कितने समय में चुका सकता हूँ अपने करेंट कमाने के उस पर। तो मैंने देखा कि भाई इस कर्जे का को मुझे 12 महीने में चुकाना है। हो गया। तो आपने एक समय सीमा भी दे दी और फिर लक्ष्य आपको सुनिश्चित कर लिया कि भाई ये मुझे करना ही है, बस हो गया आपका काम। इसी तरह आपके लिए आपका जो भी लक्ष्य है वो आपने सोच लिया, समय सीमा दे दी और अपने खर्चों को इस तरीके से अब आपको प्लानिंग कर लेना है कि जिससे ये लक्ष्य की आप पूर्ति कर लें। तो याद रखिए समय हमेशा निकलता रहता है, समय आपका बस में नहीं है। आज आपका बाहर घूमने का मन कर रहा है और आपकी जेब में मान लो पैसे भी हैं, पर सोचिए कि वो घूमने जाने के बाद आपने जो 12 महीने में कर्जा चुकाने का प्लान किया था वो अब प्लान नहीं हो पाएगा। तो बिल्कुल भैया आपको घूमने नहीं जाना है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया था वो लक्ष्य से आप बाहर जा रहे हैं। तो हमेशा, क्यों बोला मैंने, इसको लिख के रखो। आप कोई भी एक्शन ले रहे हैं तो आप सबसे पहले ये देखो कि मेरा लक्ष्य क्या था, मेरे ये करने से क्या वो मेरा लक्ष्य खत्म हो रहा है। यदि वो लक्ष्य खत्म हो रहा है तो हमको कोशिश करनी है कि वो चीज़ हमें नहीं करनी है, क्योंकि यदि आप कहीं घूमने नहीं जाओगे तो भैया आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाएगी। लेकिन यदि वो घूमने ना जाके आप वो पैसा आपके कर्ज चुकाने में लगा देते हो तो आपका कर्ज जरूर चुक जाएगा। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपने लक्ष्य को लिखित में रखें
और कोई भी काम करें बार बार अपने लक्ष्य को पढ़ें और देखें कि भाई मेरा लक्ष्य क्या है। समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चौथा पॉइंट है कि अपने कैरियर के चयन में बहुत होशियार रहें। मतलब कैरियर मतलब समझ रहे ना, कैरियर मतलब मुझे जिंदगी में करना क्या है जिससे मैं पैसा कमा सकूं। तो जैसा कि हमने पहले कहा, आपके सबसे बड़ा पैसा बनाने का जो तरीका है, जो आय का सोर्स है, वो आपका कैरियर है। इसलिए जब कैरियर चुनने की बात आती है तो बहुत कुछ दांव पे लगा रहता है। किसी की खत्म हो चुकी नौकरी पर अटके ना रहे। मतलब उदाहरण पे आपकी एक नौकरी थी, मान लो वो नौकरी किसी वजह से आपकी चली गई, तो अब उसी पर अटके नहीं रहना है। खासकर अगर आपको वो दुखी कर रही हो तब तो और फटाफट फिर क्या करो, नौकरी ढूंढो जो आपकी पसंद की हो या अभी टेम्परेरी ना हो, जो आपको सिंपल है, जो आपको वित्तीय सुरक्षा के लिए आपके लक्ष्यों को पूरा करने में हेल्प कर सके। पहले आप मान लो 25,000 की नौकरी करते थे, अब आपकी नौकरी चली गई, अब मान लो आपको 20,000 की नौकरी मिल रही है। तो ये नहीं है कि भाई मैं बैठा हूँ, जब तक मुझे 25,000 से ऊपर की नौकरी नहीं मिलेगी मैं ये 20,000 की नहीं करूँगा। तो आप समझो, ऐसे ही मान लो आपने 3 महीने खाली निकाल दिए, तो आपको 20,000 में आते कितने, 60,000 रुपये आ जाते। वो 60,000 तो आपने गायब कर ही दिए। अब आपको मान लो एक नौकरी मिल गई 30,000 की भी, तो देखा जाए तो 3 महीने में आप कितना एक्स्ट्रा कमाते, सिर्फ 30,000। लेकिन 60,000 तो आप पहले ही लॉस कर चुके। तो मेरे भाई ऑलरेडी आप 30,000 का ऑलरेडी लॉस कर चुके हो। इसीलिए अपने कैरियर के बारे में होशियार रहना है अपन को और तरीके से ही काम करना है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मेरे एक पड़ोसी की किसी कारणवश नौकरी चली गई और मैंने देखा कि पिछले 3 साल से वो बस उसी नौकरी को दोबारा पाने में लगे हुए हैं और जिन कारणों से नौकरी गई है उसको कोसते रहते हैं, बजाय इसकी कि वो कोई और नौकरी या बिजनेस शुरू करें जो उनके पसंद का हो। अब इससे वो सबसे कीमती चीज खो रहे हैं। वो पैसा तो बिल्कुल नहीं है दोस्त, वो है समय, जो आपको ईश्वर ने निर्धारित दिया है। उसको आप इधर भी इधर से उधर नहीं कर सकते। आपका समय बहुत कीमती है जो आप व्यर्थ में ही गवाते जा रहे हैं, और समय गया तो पैसा अपने आप चला गया। तो आपको क्या देखना चाहिए, अब मैं आपको ध्यान रखनी हुई कुछ बातें बताता हूँ। आपको सोचना है कि आप 10 वर्षों में कहाँ जाना चाहते हैं। अंत में ध्यान रखकर शुरुआत करें। क्या आपकी जो नौकरी है या व्यवसाय है, क्या आपके आने वाले लक्ष्यों के लिए सपोर्टिव है? यदि हाँ तो आप सही रास्ते। क्या जो आपकी आय बढ़न, जो आप नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, उसमें क्या आय बढ़ने की संभावना है? भले ही आप शुरू से ही अपने सपनों का वेतन नहीं कमा पा रहे हैं, लेकिन सुनिश्चित करें कि जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता है आपकी आय बढ़नी चाहिए। कहने का मतलब यही है कि भैया आपको ऐसी चीज़ें करनी है जिसमें बढ़ने के चांसेस हों। क्या आप बढ़ सकते हैं? क्या आपके लिए व्यक्तिगत और व्यावसायिक रूप से आगे बढ़ने और विकसित होने के अवसर हैं? यदि हैं तो बिल्कुल सही है। क्या आप जो भी काम कर रहे हैं उसको आनंद से कर रहे हैं, मतलब खुश हैं? जिस नौकरी से आप नफरत करते हैं उस पर अपना कैरियर बिल्कुल बर्बाद ना करें। कुछ ऐसा ढूंढें जिससे आप कनेक्टेड हो और जहाँ पे आप अपने दिलो दिमाग का उपयोग कर सकें, वैसा ही आप काम करें दोस्तों, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज नहीं बढ़ पाएंगे। क्या जो भी आपका लाभ है, क्या आप सच में उसको सही मानते हैं कि वो आपका लाभ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट। रिटायरमेंट के लिए बचत, स्वास्थ्य बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस बोल रहा हूँ, उसके लिए विकल्प आपकी संपत्ति बनाने की क्षमता को बिल्कुल प्रभावित कर सकते हैं। तो जो भी है आप सोच समझ के करें। अपने कैरियर का चुनाव आपके लंबे समय की योजना पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है, इसलिए इसे गंभीरता से लें। क्या आप उस काम को खोजने और करने में अधिक जानना चाहते हैं? आपकी अच्छी आय और समझ में इज्जत दोनों मिलेगी। यदि ये सारी चीज़ें सेटिस्फाई हो रही हैं दोस्तों तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। यदि ये सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं तो आपको सोचने की ज़रूरत है कि आप जो भी जॉब कर रहे हैं क्या आपको वो कंटिन्यू करना चाहिए या आपको रास्ता बदलना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में समय बहुत फिक्स है दोस्तों। आप यदि 30 साल के हो गए हैं तो हो गए हैं, 40 साल के हो गए हैं तो हो गए हैं। अब उस 40 साल को आप 35 साल नहीं कर सकते, तो इस चीज़ को समझिए। अब आगे बढ़ते हैं। आपातकालीन स्थिति के लिए पैसे बचाएं। अब यदि आपका लक्ष्य वित्तीय स्वतंत्रता है तो आपको पूरी तरीके से इमरजेंसी फंड की जरूरत है। यह आपके और आपके सभी जीवन में होने वाली अप्रत्याशित घटनाएं, जितनी भी इमरजेंसी घटनाएं, लाइक कार टूट गई, कार है तो कार की मरम्मत कराना है, आपका कोई सामान खराब हो गया, ये भी एक इमरजेंसी चीज़ है, आपको पता नहीं था, आप बीमार पड़ गए, तो ये सारी चीज़ों को करने के लिए आपको इमरजेंसी फंड तो चाहिए। तो पॉसिबल यदि होता है तो सबसे पहले कर्जा मुक्ति करो, और कर्जा मुक्ति के बाद आपके पास आपको इमरजेंसी फंड बनाना है जो कम से कम 3 से 6 महीने के खर्चों को चला सके। लेकिन अभी रिपीट कर रहा हूँ, पहले कर्जा खत्म करना है, उसके बाद इमरजेंसी फंड की ओर सोचना है। दूसरी ओर किसी भी इमरजेंसी घटना को कवर करने के लिए हाथ में नकदी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे मानसिक शांति मिलती है।
जब हाथ में पैसा होता है ना मेरे दोस्त, तो आपको इमोशनली स्ट्रांग बनते हो आप, क्योंकि भाई मेरे पास पैसा है, कल को कुछ होगा तो मैं हैंडल कर लूँगा। तो इस तरीके का फंड आपको हमेशा रखना है कर्जा चुकाने के बाद। आगे बढ़ते हैं। आगे का जो मेरा टिप है दोस्तों वो ये कि अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग जरूर करें। तो जब आपके पास अभी बचत योजना है तो आपका जो भी वित्तीय सलाहकार है उसके मदद लेने के लिए आप बिल्कुल तत्पर रहें, और उनसे आप रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में भी बात करें कि कैसे आप रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे यदि आपके पास नौकरी है तो आप बिल्कुल पीएफ खाते में पैसे डलवाएं, एनपीएस में ज़रूर पैसे दें। यदि आप व्यवसाय कर रहे हैं तो पीएफ उनके लिए नहीं होता, उनके लिए पीपीएफ होता है, पीपीएफ में बिल्कुल अपना कंट्रीब्यूशन करें। एनपीएस में जब भी हो कोई भी पैसा डालें। अब इसके लिए दोस्तों मैंने एक बहुत लंबी वीडियो बनाई थी जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो आप उसको देखें और पीपीएफ के बारे में आपको वहाँ से सारी जानकारी मिल जाएगी। तो रिटायरमेंट की सुरक्षा आपको यहाँ से मिल जाएगी। अब बात आती है, लोग कहते हैं भाई यहाँ तो साला पैसा नहीं बच रहा, या जिसके पास पैसा बच रहा है तो वो कितना क्या निवेश करे रिटायरमेंट के लिए। तो जो ग्लोबली लोग करते हैं और खासकर जो मैं भी करता हूँ, तो अपनी आय का कम से कम 5% और अधिक से अधिक सिर्फ 15% ही आप रिटायरमेंट के लिए निवेश करें। ऐसा नहीं है कि पैसा आ रहा है 50,000, 25,000 निवेश करने में लगे पड़े हैं। क्यों? रिटायरमेंट के लिए तो करना है। नहीं, ये निवेश नहीं, ये रिटायरमेंट का भविष्य नहीं है। रिटायरमेंट या कोई भी चीज़ हो दोस्तों, जब आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना है तो आपको बैलेंस वे में चीज़ें करनी है। तो रिटायरमेंट के लिए जब आप इतना कर दोगे तो होगा क्या, आप यहाँ पे बहुत कंजूसी से रहोगे, आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओगे उस वजह से। और जब आप रिटायर हो जाते हो तो वैसे ही आपको बीमारियाँ घेर लेती हैं, तो भैया उस पैसे का करोगे क्या इतना। तो माना ये जाता है कि यदि आप मैक्सिमम 15% भी बचा रहे हैं ना साल का, तो वो आपके रिटायरमेंट के टाइम तक बहुत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है आप, राइट। तो 15% से ज़्यादा आपको कभी भी सेव नहीं करना रिटायरमेंट के लिए बोल। अब अगला पॉइंट आते हैं, नोट करें, पैसे बचाने के आपको तरीके खोजने। तो यदि आपने इस बात पे ध्यान नहीं दिया है और हर महीना आप पैसा किस तरह खर्च कर रहे हैं, तो अब समय आ गया है कि आप अपनी खर्चा करने की आदतों पे बिल्कुल गौर करें। उदाहरण के लिए मेरे एक दोस्त ने, जो साल के स्टार्ट में 1 साल के लिए जिम की सदस्यता ले लेता है और महीने में 10 बार ही जिम जाता है, और कभी कभी तो वो कई महीनों तक उसका उपयोग ही नहीं करता। तो मुझे एक बात बताओ, वो क्या कर रहा है? वो भैया पैसा सिर्फ खर्च कर रहा है, उस पैसे का उसे कोई फायदा नहीं हो रहा। इसी तरह मेरा एक दोस्त है, और झूठ नहीं बोलूँगा, मैं खुद ही, मैंने क्या करा, डिस्काउंट मिल रहा था तो मैंने बहुत सारी स्ट्रीमिंग सेवाएं इसके लिए साइन अप कर लिया। जैसे नेटफ्लिक्स की मेंबरशिप ले ली, हॉट स्टार की मेंबरशिप ले ली, G5 की मेंबरशिप ले ली, बूट की ले ली। अब देख पता चल रहा है मैं सिर्फ सैटरडे संडे इनको देख पा रहा हूँ, और मेंबरशिप सबकी ले ली। किसी किसी चीज़ को तो मैं महीने में एक भी बार ओपन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या, चूंकि मेंबरशिप ले ली तो हर महीने पैसा कट रहा है। तो क्या है ये पूरा पैसा बर्बाद हो रहा है आपका। इन चीज़ों को बहुत ध्यान से सोचो कि जो मैं मेंबरशिप दे रहा हूँ, क्या उस मेंबरशिप का मैं उपयोग कर भी रहा हूँ या नहीं। यदि नहीं कर रहा हूँ तो फटाफट उसे बंद करो, जब ज़रूरत पड़े तभी उस चीज़ को लेना। समझ रहे हो आप? इस चीज़ में बहुत देने वाली बात। अब मैं आपको इसके अलावा बचत करने के कुछ और उपाय बता रहा हूँ, जो मैं सच बताऊँ ना, पर्सनली मैं अभी भी इस्तेमाल करता हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। जहाँ पे आप ब्रांड वाले सामान लेते हैं, वहाँ पे आप कोई ऐसा मीडियम ब्रांड भी चुन सकते हैं जो कि क्वालिटी वाला सामान देता हो, और चूंकि वो ब्रांड नहीं है बड़ा, तो वो चीज़ आपको सस्ते में मिल जाएगी। तो ब्रांड के स्थान पे जेनेरिक आइटम खरीदें। भोजन की योजना बनाएं। अब सबसे ज़्यादा खर्चा आप मानेंगे नहीं, सबसे ज़्यादा खर्चा होता है खाने पे। और आदमियों को मैंने देखा है कि सब्जी बहुत बना ली। अब आप समझें आपने किस किस चीज़ का खर्चा कर दिया। आप जो सब्जी मार्केट से लाए थे वो भी वेस्ट हो गई, उस सब्जी बनाने में जो मसाले डले थे वो भी वेस्ट हो गई, उसमें जो ऊर्जा खर्च हुई है वो भी वेस्ट हो गई। तो आपको सिर्फ ये लग रहा है कि अरे मैं तो 15 रुपए की सब्जी लाया था, उतनी में वेस्ट हुई। नहीं भाई, आप कम से कम 50 रुपये ख़त्म कर चुके, आपने वो 50 रुपये कचड़े में फेंक दिए। तो जो भी आप भोजन बना रहे हैं घर पे, आपकी जो भी हैं, मतलब जो भी भोजन बनाता है, राइट। अब मुझे नहीं पता ये वीडियो एक स्त्री देख रही है या पुरुष देख रहा है, तो मैं आप दोनों को ये चीज़ का सुझाव दूंगा। यदि आप पुरुष हैं और आपकी वाइफ या आपके घर की मम्मी, आपकी माताश्री, भाई बहन, जो भी आप खाना बना रही हैं, तो उनको आप बिल्कुल बोलें, उनका इस चीज़ में सहयोग करें कि वो भोजन उतना ही बनाए कि वो बचा ना रहें, वो फालतू ना जाए। आप बिल्कुल पाएंगे कि आप खुद देख लेना, 1 साल में आपका पहले कितना किराने और सबका सामान आता था और अब कितना आ रहा है।
मैं गारंटी से कह रहा हूँ आप 20% पैसा बचाएंगे वहाँ। फिर घर पर खुद ही चाय और कॉफ़ी बनाएं। लोगों को आदत पड़ जाती है कि भैया उनको बाहर की चाय अच्छी लग रही है, बाहर की कॉफ़ी अच्छी लग रही है। इवन मैं अपने घर पे बताऊँ, मेरे चाचा जी भैया वो घर पे नहीं पियेंगे चाय, उनको बाहर ही पीना है। क्या ये? तो ये आप एक माया जाल में फंस चुके हो। इन चीज़ों से आपको निकलना है। आप ये नोट करें। जब बार बार आपकी नोट की हुई चीज़ आपको दिखेंगी, आप अपनी आदत बदल लेंगे। अब जैसे मैंने बता ही दिया, जितनी भी आपकी सब्सक्रिप्शन है उनको ध्यान से देखें आप उपयोग कर रहे हैं नहीं। नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, जी5 नहीं कर रहे हैं तो उनको ख़त्म करें। बिजली के खर्च में कम उपयोग करें बिजली का। देखा है मैंने, फ़ैन ऑन कर दिया, 2 घंटे फ़ोन पर हैं, बाहर चलेगा फ़ैन चल ही रहा है। ये सारे खर्चे ऐसे हैं जो आपको बूंद बूंद करके आपका पूरा घड़ा खत्म कर देते हैं। घड़ा मतलब आपकी सैलरी, राइट? तो इन चीज़ों पे ध्यान दें। खरीदारी करते वक्त कैशबैक का उपयोग करें। लोगों से बिल्कुल पूछें कि भैया इस पर कुछ डिस्काउंट तो दो। भाई आपकी 5 मिनट की बहस से यदि कोई 100 रुपए की चीज़ 90 रुपए में मिल जाती है तो भैया वो 10 रुपए आपका ही तो बचा। तो इस चीज़ से कभी भी ना घबराएं कि उनसे पूछें कि भैया इस पर कोई डिस्काउंट तो नहीं चल रहा, इस पर कोई कैशबैक तो नहीं है। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें। भले और इम्पोर्टेंट चीज़, भले ही आपने वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर ली है, तब भी मैं आपको बताना चाहता हूँ जो लोग करोड़पति भी लोग हैं ना, आज भी वो अपनी खरीदारी में पैसे बचाते हैं, कूपन का उपयोग करते हैं। तो इस चीज़ को रिपीट करना है अपन को ये नहीं करना भाई अब अपने पास पैसा आ गया, मस्त कोठी है, उससे किराया आ रहा है 40,000, खर्चा 30,000 ही है तो नहीं सोचना इन चीज़ के बारे में। नहीं सोचना है, अपने साधनों के नीचे जीना है अपन को। मतलब क्या? मतलब ये है कि भैया मान लीजिए आपकी सैलरी है और आपको खरीदना है आईफोन, तो ये सब आपको पीछे ही लेके जाएंगे, 100% पीछे लेके जाएंगे। सुनो, देखो हम ये नहीं कह रहे हैं कि सामान रखना बुरा है या कोई चीज़ खरीदना बुरा है, पर आप सोचो कि आप सिर्फ लोगों को प्रभावित करने के लिए ये सब कर रहे हो। आपकी वैल्यू है 25,000 की, आप खरीद रहे हो 50,000 का। तो आपको उन लोगों को प्रभावित करने की जरूरत नहीं है जिन्हें आप पसंद नहीं करते। आप लगातार खुद को कर्ज और अधिक खर्च के चक्कर में ही फंसा रहे हैं। ये बिल्कुल भी आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर लेके नहीं जाएगा। ये बिल्कुल आप उल्टा कर रहे हो, ध्यान रखें। अब बच्चों के कॉलेज के लिए बचत करने में मदद करें। कैसे? अब मान लीजिए आप पहले ही अपने आय का 15% रिटायरमेंट में दे रहे हैं, तो इसके अलावा यदि आपको पास पैसा बच रहा है तो आप बच्चों की शिक्षा के लिए एसआईपी कर सकते, तो ताकि जब भी उनको ज़रूरत पड़े एजुकेशन के लिए तो उनको एजुकेशन लोन ना खरीदना पड़े। आपने जो उनके लिए एसआईपी की है उसी से उनकी एजुकेशन हो जाएगी। अब इससे क्या फ़ायदा है कि आपके जो बच्चे हैं उन पर कोई कर्जा नहीं होगा और वो बहुत जल्दी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट की ओर चले जाएंगे, मतलब वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे। आपने मान लो 50 साल में वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करी, पता चल रहा है वो 30 साल में ही कर लेंगे, करेक्ट? और आपकी फैमिली अभी ऐसी चली जाएगी। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। अब आगे आप बात करें तो अपने लोन का शीघ्र भुगतान करें। मैं आपको अगेन कह रहा हूं क्योंकि दुनिया की 90% जो प्रॉब्लम है वो लोन से ही शुरू होती है। यदि मैं आपको सच बताऊं, जितने भी देश के औसत करोड़पति लोग हैं वो यदि 20 से 30 साल का होम लोन लेते हैं ना तो वो 10 सालों में अपना होम लोन खत्म कर देते हैं ऑन एन एवरेज। अब इस बारे में आप सोचो, लोन भुगतान के बिना आपका जीवन कैसे होगा? जब आप अपने घर के मालिक होंगे, बैंक आपका मालिक नहीं होगा, तो क्या होगा? आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। यही तो है वित्तीय आज़ादी। जब आपको टेंशन नहीं होती है तो वही वित्तीय आज़ादी कहलाती है। हर तिमाही में घर का अतिरिक्त भुगतान करने से आपके घर का भुगतान निर्धारित समय से कई साल पहले ही हो जाए और आपके ब्याज भुगतान में जो हजारों रुपए लगने वाला था वो बच जाएगा आपका, राइट? तो आप अपनी होम लोन की अवधि को कम करने का तरीका जानने के लिए मेरे होम लोन कैलकुलेटर का उपयोग करिए, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप बिलीव नहीं करोगे, कोई भी लोन है, मैंने ये देखा है कि यदि आप हर 3 महीने 6 महीने में जो भी आपको बोनस या कहीं और से आपके पास पैसा आता है, यदि आप वो डालते हैं तो यदि आपका 20 साल का लोन है ना तो आप उसको 10 ही साल में ख़त्म कर देते हैं और आपके पास ज़्यादा ही कहीं से पैसा आ जाता है। क्योंकि मैंने क्या बोला, इसके ऊपर और भी मैंने बोला है कि आपको ऐसी चीज़ भी करनी है ना कि आपकी आय बढ़ती रहे। देखो लोन की ईएमआई तो फिक्स है, लेकिन चूंकि अब आपकी आय बढ़ रही है तो आप उससे ज़्यादा भी तो पैसा दे पाएंगे ना ईएमआई में, या आप एक्स्ट्रा पार्ट पेमेंट कर पाएंगे, तो आपका लोन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये समझ गए आप? अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। हम सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य, आहार और नियमित व्यायाम आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं, लेकिन क्या होगा अगर आपसे कोई कहे कि स्वस्थ जीवन शैली आपके बैंक खाते से बिल्कुल जुड़ी हुई है? कैसे? इंडिया में लोग ये मान के चाहिए, आज जो भी लोग अमीर हैं उन पे भी स्वास्थ्य का संकट है, और यदि आप इसे ठीक करने के लिए कुछ नहीं करते हैं तो खराब स्वास्थ्य आपके पूरे पैसे को ले जाएगा। ये इसलिए है क्योंकि अधिक जब आप बीमार पड़ते हो ना तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस भी महंगा हो जाता है, आपकी सारी चीज़ें महंगी हो जाती है। इसीलिए जब आप स्वस्थ रहते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो सेविंग है वो बढ़ जाता है।
जब आप अपने शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं, तो आप अपने आप में ही खुश रहते हैं, और जब आप खुश रहते हैं तो आपको हृदय रोग, कैंसर, मधुमेह, अल्जाइमर ऐसी चीज़ों से, ऐसी बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। कहने का मतलब है कि ऐसी बीमारियां होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ख्याल रखें। अब आगे बढ़ते हैं। आप उचित बीमा करें। आपने देखा होगा आपके समाज में आपके दोस्त लोग, आपके रिश्तेदार, कोई आ जाता है भैया LIC कर लो, कोई कुछ करने आ जाता है हेल्थ इंश्योरेंस कर लो। तो मैं इन चीज़ के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ें लाइफ में ज़रूरी हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि पूरा पैसा लाइफ इंश्योरेंस में ही दे दिया, पूरा पैसा हेल्थ इंश्योरेंस में ही दे दिया। सारी चीज़ें बैलेंस में करनी है। समझ रहे हैं आप? तो मैं आपको कुछ 6 प्रकार के बीमा बता रहा हूँ जो आपको सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि धीमे धीमे आप बीमा करते हैं तो आप खुश रहते हैं, आपको रिस्क कम हो जाता है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस, तो लाइफ इंश्योरेंस का याद रखना, लाइफ इंश्योरेंस कभी भी आपकी सालाना आय से ज़्यादा का नहीं करना चाहिए। अब वो क्यों नहीं करना चाहिए उस पर मैं आपको एक पूरा वीडियो बना दूंगा। इसका बहुत बड़ा कारण है। मान लो आपकी सालाना आय है 5 लाख, तो 5 लाख से ज़्यादा का बीमा नहीं करना है आप। अब दूसरा बीमा है स्वास्थ्य बीमा, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस आपको हमेशा लेना है ताकि आपका पैसा एकदम बर्बाद ना हो जाए। फिर आता है आपका टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस मेरे हिसाब से लेना चाहिए, लेकिन टर्म इंश्योरेंस जनरली आपकी सैलरी के हिसाब से मिलता है, तो आप किसी एडवाइजर से इसके बारे में पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपका वाहन बीमा, यदि आपके पास कार है तो उसका इंश्योरेंस कराएं, अब तो परमानेंट हो गया है तो आप करा ही लेंगे। फिर आता है आपका प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। प्रॉपर्टी यदि आपकी कोई महंगी प्रॉपर्टी है तो आप उसका इंश्योरेंस भी कराएं। फिर आता है आपका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। तो यदि आप ज़्यादा ट्रैवल करते हैं और बाइक वगैरह का ज़्यादा उपयोग करते हैं, कार का उपयोग करते हैं, तो आप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी कराना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको कराना है ताकि आप मानसिक रूप से स्ट्रांग हो। और ये सारी चीज़ें देखिएगा, अब इसमें से कोई भी अनहोनी आपके साथ हो जाती तो आपका पूरा पैसा ले जाएगी, लेकिन यदि आपके पास ये इंश्योरेंस रहेंगे तो आपका जो पैसा है वो पूरा सेफ रहेगा। तो यदि आपको इस टाइप की कुछ मदद चाहिए, कोई भी क्वेश्चन है, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाके कीजिए। मैं वहाँ पे आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, और वहाँ पे जाके मेरे से जो हेल्प होगी आपको टिप्स देने में, एडवाइस देने में, मैं बिल्कुल दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं। सब कुछ हो गया। यदि आपको इतना ही सब कुछ पता होता तो अभी तक आप कर ही लेते। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यदि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप किसी वित्तीय सलाहकार की सलाह लेने से ना कतराएं। आप समझ रहे हैं? तो आप कभी भी ये ना सोचें कि अरे वो वित्तीय सलाहकार मुझसे 1,000 रुपए ले लेगा। वो आपसे भले ही 1,000 रुपए ले रहा है, लेकिन हो सकता है वो आपकी 1 लाख, आपको 1 लाख की कीमत का कुछ एडवाइस दे दे। कीमत का मतलब है कि ऐसी एडवाइस दे दे जिससे आप लाखों कमा लो या लाखों सेव कर लो। तो कभी भी वित्तीय सलाहकार के पास जाने से ना कतराएं। अपनी निवेश रणनीति के बारे में निर्णय करें। अपने फंड को नियमित रूप से रिव्यू करें ताकि कोई जोखिम ना हो। आपके लिए वित्तीय स्वतंत्रता कैसी होगी, इसके लिए योजना बनाएं। बिल्कुल जानें कि आपके पास जो रिटायरमेंट खाते हैं उसके अलावा और कौन कौन से निवेश हैं जो आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें वित्तीय सलाहकार आपको बता देंगे। तो आई होप मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर की हैं। मैं आपको अगेन बता देता हूँ। हमने सबसे पहले बात की थी कि अपना बजट बनाएं। फिर हमने बात की थी कि अपने जीवन से जो कर्ज का कीड़ा है उसको निकालें जितना जल्दी हो सके। कैसे निकालें वो बता चुका हूँ। फिर मैंने बताया था कि आप अपने लाइफ में आपको कितना पैसा करना है जिससे आप इंडिपेंडेंट हो जाओ, आप अपनी लाइफ को चला पाओ, उसका उस लक्ष्य का निर्धारित करें। फिर मैंने बात करी कि अपने कैरियर का अच्छे से चुनाव करें। फिर मैंने आपको बोला कि आपातकालीन इमरजेंसी फंड के लिए पैसे बचाएं। फिर मैंने बात करी कि अपने रिटायरमेंट के भविष्य के बारे में सोचें और उसको सिक्योर करें। फिर मैंने आपको पैसे बचाने के तरीके बताए। फिर मैंने आपको बोला कि उतना ही खर्चा करें जितनी खर्चा करने की आपकी वैल्यू है, बुरे शब्दों में बोलते हैं ना, औकात, उतना ही खर्चा करें जितनी औकात है। फिर मैंने बोला आपको कि अपने बच्चों के लिए, क्योंकि हम जो भी करते हैं अपने आने वाली पीढ़ी के लिए करते हैं, तो फिर मैंने बोला कि अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए बचत करें, क्योंकि वो होगा तो अपने आप आपके फैमिली का भविष्य अच्छा हो गया। फिर मैंने बोला कि अपने लोन का शीघ्र भुगतान करें। फिर मैंने बोला कि अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता बनाएं। स्वास्थ्य अच्छा, हेल्थ इज़ वेल्थ। स्वास्थ्य अच्छा है, अपने आप वेल्थ आ जाएगी। फिर मैंने बोला कि बीमा करें। बीमा मैंने बता दिया आपको। फिर मैंने आखिरी में बोला कि कुछ भी चीज़ होती है अपनी किसी वित्तीय सलाहकार को पकड़ें और उससे भी एडवाइस लें। तो दोस्तों, ये मेरा आज का ज्ञान था स्वतंत्रता दिवस में आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की ओर ले जाने के लिए, क्योंकि जिस दिन आपने इन नियमों का पालन कर लिया
ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, सिर्फ 10 से 15 साल के अंदर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाओगे। ये चीज़ सिर्फ जीवन में धारण करना है। जब आपने धारण कर ली, थोड़ा कठिनाई है, 10-15 साल की कठिनाई है चीज़ों को, क्योंकि अपना मन चंचल होता है, इधर उधर भागता है, क्योंकि हम इंसान हैं। 10 लोग हमको आइडिया देते हैं, हम फिर पिघल जाते हैं। करेक्ट। घर में 10 परेशानियां होती हैं, 10 लड़ाइयाँ होती हैं, फिर हम अपना डिसीजन चेंज कर देते हैं। तो मैं मान रहा हूँ डिसीजन चेंज होंगे, बट इसके अलावा यदि आपने इन चीज़ों को मन में रखते हुए और आपने इनको कर लिया, तो गारंटी से 10 से 15 साल के अंदर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे। आप उस लेवल पे खड़े हो जाओगे जहाँ से दोस्त लोग, आपके रिश्तेदार आपको एक चमकता हुआ सितारा मान के आपके पास खड़े होंगे और आपसे खुद टिप्स मांगेंगे। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आशा है आप इस पॉइंट को लिखेंगे, और आपने इस पेपर पे अभी भी कुछ नहीं लिया है, नहीं लिखा है, तो फिर आप अपनी ज़िंदगी के माया जाल से नहीं निकलने का संकल्प कर चुके हैं दोस्तों। मैं क्या आपको अमीर या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने की और फिर कोई नहीं ले जा सकता, क्योंकि जब तक आप डिसीजन नहीं लेंगे तब तक चीज़ें चेंज नहीं होंगी। तो यही मेरा मैसेज था आज के लिए। आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, खुशी रहें। कभी भी कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में डालें। धीमे धीमे मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि आपसे किसी दूसरे तरीके से भी जुड़ूं, ताकि मुझे जितना मिला है, जो चीज़ मुझे फ़ायदा कर रही हैं और लाइफ में, और जो मैंने गलतियाँ की हैं वो आपसे शेयर करूं, ताकि वो गलतियां आप ना करो। और जिस एज में मैंने वो करा है, आप कम एज में होते हुए उन चीज़ों को इग्नोर करके मेरे से भी और आगे बढ़ जाओ, यही मेरी कामना है। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ दोस्तों। अगेन, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो बहुत लंबा है, लेकिन दोस्तों मूवी भी बहुत लंबी होती है, लेकिन हम उसको बिना झिझक के देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो उस मूवी से तो छोटा ही है, लेकिन इस वीडियो से आपको बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि ये मैंने आपको वही बताया है जो मैं इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ, और मेरी लाइफ उससे बहुत अच्छी हुई है दोस्तों। तो ये वीडियो कोई टाइम पास का वीडियो बिल्कुल नहीं है। यदि आप यहाँ टाइम पास करने आए हैं तो फिर आप गलत जगह खड़े हुए हैं। कपिल शर्मा शो ही देखिए, वही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि टाइम पास वहीं मिल रहा है आपको। तो जय हिंद, जय भारत।